नमस्कार द अर्थ न्यूज देखने आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेरीदार। ये में बात करेंगे जिस तरह से आज संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातें रखी हैं। पश्चिम एशिया में जारी भीषण तनाव और ईरान अमेरिका टकराव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में विस्तृत बयान दिया और साफ किया कि इस संकट में भारत हर मोर्चे पर सतर्क और सक्रिय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने नागरिकों की सुरक्षा है, खासकर जब करीब 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हों और काम करते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रभावित देशों में 24 घंटे हेल्पलाइन और आउटरीच सिस्टम शुरू किए हैं ताकि हर भारतीय का तक मदद तक पहुंच सके। उन्होंने यह भी बताया कि भारत लगातार कूटनीतिक प्रयासों में जुटा है और खुद कई देशों के नेताओं से बातचीत कर चुका है ताकि तनाव को कम किया जा सके। साथ ही उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अहम समुद्री रास्तों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई, जो भारत की ऊर्जा जरूरतों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने साफ कहा कि इस संकट का हल सिर्फ बातचीत और कूटनीति से ही संभव है और इस पर चर्चा करना भी काफी अहम हो जाता है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे भी हम सब चीजों को समझेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ डॉक्टर आशीष आंडा है, स्पोक्स पर्सन बीजेपी से, जगदीप सिंह है हमारे साथ, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस से, और सोहेल कासमी जी, सीनियर जर्नलिस्ट। सर, आप तीनों को बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो शुरुआत मैं जगदीप सिंह जी से करूंगा, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस से। सर, प्रधानमंत्री के जो बयान आए हैं संसद के अंदर, उनको आप किस तरह से देखते हैं और कितनी ये सहूलियत है भारत के लिए? साहिल जी, आपको नमस्कार। सबका आभार। खास तौर से हांडा जी को मेरी प्यार भरी नमस्कार, क्योंकि इनकी नमस्कार में प्यार बड़ा होता है। बाद की चर्चा काफी जहरीली हो जाती है। नहीं, हाँ, अंततः 24 दिनों के बाद इस देश का प्रधानमंत्री देश की सदन में एक लिखित भाषण लेकर उपस्थित होता है। इत्तेफाक ऐसा भी रहा कि नेता प्रतिपक्ष का पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम, जिसकी अमूमन खबर मौके की सरकार को रहती है, इस बात को सत्यापित करता है जो उन्होंने बहुत पहले कहा था कि उनकी उपस्थिति में मोदी जी सदन में आने की हिम्मत नहीं कर सकते। चलिए, हम इसे इत्तेफाक मान लेते हैं। अब जरा सुनिए कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो आदमी साहब बैठे हैं, बिल्कुल सहमत होंगे मेरी बात से, कि दुनिया भर में जब कभी कोई इस तरीके की विषम परिस्थिति बनती है तो परंपरा ये रही है हमारे देश की सदन की कि प्रधानमंत्री न केवल सदन को और देश को मुखातिब होकर वर्तमान परिस्थितियों पर जानकारी देते हैं, अपितु उस पर चर्चा भी होती है। लेकिन इस मामले में 24 दिन लग गए, ठीक वैसे ही जैसे 6 दिन इस सरकार को लग गए थे ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया देने। अब जितना मैं समझ पाया हूं, मैं पूछना चाहूंगा आज भाजपा के प्रवक्ता से कि मोदी जी इसमें रेलवे का जिक्र करते हैं, उसकी उपलब्धियां गिनाते हैं, कोयला प्रोडक्शन जो है उस पर बात करते हैं, सोलर के उत्पादन पर बात करते हैं, और वो तमाम जानकारी देते हैं जो मुझे लगता है सचिव स्तर के आदमी की तरफ से आती है। प्रधानमंत्री से अपेक्षित क्या था कि वो देश को बताएं कि मौजूदा परिस्थितियां क्या है, इनके होने का कारण क्या था और इसका क्या प्रभाव हमारे देश पर हो सकता है और हम इससे कैसे बाहर आएंगे। प्रधानमंत्री के बयान में जैसा कि उन्होंने कहा बकौल नरेंद्र मोदी कि हारमूज में जिस तरीके की परिस्थितियां बनी हुई हैं वो अस्वीकार्य है। हाजिर जी, जरा गौर कीजिएगा, इस बयान को थोड़ा सा ले लेते हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हारमूज में जो प्रतिबंध लगाया गया वो अस्वीकार्य है। मेरा सवाल ये है कि ये रशिया के लिए या चाइना के लिए या वो तमाम देश जो इस लड़ाई में तटस्थ रहे उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी 1 घंटा पहले ईरान के प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया वो स्टेटमेंट मैं यहां जरूर बताना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि श्रीलंका ने जिस प्रकार से जो उनका युद्ध पोत था, जो ट्रेनिंग के लिए यहाँ आया था, उस दौरान हुई कैजुअलिटीज में मदद की। और अभी हाल जो बयान श्रीलंका ने दिया, बित्ती भर का देश है जनाब, और उसने कह दिया कि हम अमेरिका को अपनी जमीन उसके इन युद्ध कारणों को रखते हुए मद्देनजर इस्तेमाल नहीं करने देंगे। और एवज में ईरान ने कहा कि हमारा पूरा सपोर्ट श्रीलंका को रहेगा। अब सवाल यह है कि वो देश जो हमारा मित्र देश था, वो देश जो कभी नटवर सिंह के जमाने में एक ऐसे करार के साथ हमारे साथ जुड़ा था जिसमें तेल की एवज में राशन की बात थी और डॉलर की बजाय रुपीज में पेमेंट थी, यहाँ कांग्रेस ने कतई नहीं कहा कि आप कोई पक्ष लीजिए। कांग्रेस का केवल इतना कहना था
कि आप तटस्थ होकर केवल उसी नीति पर आगे बढ़िए, उसी गुट निरपेक्ष नीति को आगे बढ़ाइए जो आप ही की पार्टी के प्रधानमंत्री वाजपेयी समेत इस देश के तमाम प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्षों ने अब तक आगे बढ़ाई है। लेकिन आपने क्या किया, वो देश ने देख लिया। और आज के इस अभिभाषण में कहीं पर भी लेश मात्र ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर प्रधानमंत्री ने इस संदर्भ में जो एलपीजी महंगी हुई है, पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो चुनाव के मद्देनजर अभी थोड़ा महंगे हुए हैं, लेकिन बहुत जल्द बहुत ज्यादा महंगे हो जाएंगे। दो जहाज जो निकल आए जिस पर काफी फीट थपथपाई गई, लेकिन जो 23 या 24 जहाज फंसे हुए हैं उनका क्या होगा। गेहूं की बात है, राशन की बात है, दूध के पैकेट्स की बात है, गरम मसालों की बात है, यूरिया की बात है। ये वो तमाम चीजें हैं जिन पर कोई जवाब नहीं मिला। मैं उम्मीद करूंगा आज भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, शायद उनसे कोई उत्तर मिल जाए। जी साहिल। ठीक है सर, उत्तर तो प्रधानमंत्री ने वैसे बहुत से दिए हैं आपकी बातों के, पर मुझे क्या जरूरत है, वो तो प्रवक्ता भारत बैठे हैं डॉक्टर आशीष हांडा, वही देंगे जवाब। और कल भी राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो बोलेंगे और पूरा पक्ष रखेंगे भारत सरकार का भी। डॉक्टर आशीष हांडा जी, आपकी क्या इस पे टिप्पणी रहेगी? और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से आज संसद के अंदर बातें रखी हैं, तो कितनी अहम थी और कितनी जरूरी थी आम जनता के लिए और वहां बैठे हुए सांसदों के लिए? जी। साहिर जी, आपको, मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। साहिर जी, बहुत अच्छा लगा मुझे संदीप जी ने जब इतने ध्यान से एक एक पॉइंटर्स में बहुत सर, सारे पॉइंट्स उठाए। जगदीप मैं भी जगदीप कोशिश उनका करूंगा। नाम मैं थोड़ा सा जगदीप जी, सॉरी जी सर। सॉरी सॉरी, मैं भूल जाऊंगा, हाँ, स्लिप ऑफ टंग, जगदीप जी ने। तो मैं एक एक पॉइंटर का जवाब देने का आपसे अनुमति चाहूंगा। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जो शिकायतें रहती हैं जगदीप जी को, कोशिश करूंगा उनका निवारण कर पाऊं। पहली बात, मैंने अक्सर ये सुना था कि खराब घड़ी भी दिन में कभी ना कभी 2 बार तो सही वक्त जरूर दिखाती है। पर मालूम नहीं क्या चक्कर है कांग्रेस और उसके सभी नेताओं के बीच में कि इनको कभी भी कहीं भी कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई देता। फिर चाहे वो भारत को लेके हो, चाहे वो मोदी को लेके हो, ये बड़ी अचंभे की बात है मेरे लिए। एनी हाउ, वो उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी दृष्टि है जो जनता देख रही है। बाकी मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरीके से इस समय भारत इस विकट और जिसको कहते हैं ना बहुत ही खतरनाक परिस्थितियों में जिस तरह से उभर के एक विश्व गुरु के रूप में सामने आ रहा है, उससे 140 करोड़ भारतीयों की छाती चौड़ी हो जाती है और सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि 4 प्रमुख इस समय नेशन जो इस कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, चाहे ईरान हो, चाहे रशिया हो, भारत की सभी से बहुत अच्छी मित्रता है और भारत सभी से बात कर सकता है और सभी के साथ अपने हितों को साध सकता है। हमें यह समझना पड़ेगा, प्रधानमंत्री मोदी जो हैं, उनको ना तो इजराइल की जनता ने वोट दे के चुना है, ना यूएस की, ना किसी और। उनको भारत की जनता ने वोट दे के प्रधान सेवक के दायित्व से नवाजा है। तो ऐसे में मोदी जी का हर कदम राष्ट्रहित सर्वोपरि के सिद्धांत पे चलते हुए और अंत्योदय की पॉलिसी पे निर्भर करता हुआ पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति भारतीय को भी उसको उसका लाभ मिले हर पॉलिसी का, और उनका भला किस तरीके हो उसको ध्यान में रखते हुए मोदी जी को हर कदम फूक फूक के चलना पड़ता है। मैं थोड़ा सा डाटा के ऊपर अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहां पे हमारे साथी ने कहा कि भाई ये कुछ नहीं हो रहा, वो कुछ नहीं हो रहा, ये ऐसे हो रहा है, ये वैसे हो रहा है, तो मैं थोड़ा आपके दर्शकों को अपडेट कर दूं कि अगर मैं डीजल की बात करूं तो डीजल ऑस्ट्रेलिया में 40% प्राइस बढ़ चुका है, सिंगापुर में 34%, खुद यूएसए में 33%। लेकिन उसके सामने से भारत में डीजल का प्राइस कितना बढ़ा है? 0%। इससे कुछ समझ में आता होगा जिनके अंदर थोड़ी बहुत भी समझ है उनको। पेट्रोल की अगर मैं बात करूं तो पेट्रोल ऑस्ट्रेलिया में 32% बढ़ा है, खुद यूएसए में 24%, सिंगापुर में 21%, लेकिन भारत में 0%। सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल को थोड़ा सा आप छोड़ दीजिए, मैं नॉर्मल पेट्रोल की बात कर रहा हूं। जहां तक इनकी बात रही एलपीजी की, तो अब एलपीजी को भी हमें समझना पड़ेगा। एलपीजी ऐसी चीज है जिसको हम स्टोर नहीं कर सकते, और ऐसे में जब हम स्टोर नहीं कर सकते, और एलपीजी ऐसी चीज है जो 60% हमको इंपोर्ट करनी होती है, और जो 60% इंपोर्ट भी करनी होती है उसका 80% स्टेट ऑफ हॉर्मोज से गुजर के निकलता है। और वहां पे अगर कोई भी आवाजाही बाधित है तो जायज सी बात है कि उसका जो आना जाना है वो बाधित होगा। लेकिन इसके बावजूद भी स्टेट ऑफ
गलती हो गई, तुम्हारा बंदा वहां पे उपस्थित नहीं है। ये थोड़ी कि इस समय लोकसभा सेशन ऑन नहीं था, सेशन ऑन था, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को पता होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद वो वहां नहीं है। ये उदाहरण बेतुके देते हैं श्रीलंका के, श्रीलंका ने ऐसा कह दिया, श्रीलंका ने वैसा कह दिया। अरे भैया, इस समय इतनी, मैंने आपको बताया, इस समय इतनी विकट परिस्थिति है कि जहां पे जो चार बड़े नेशन इन्वॉल्व हैं, जी चारों की भारत के साथ बड़ी अच्छी मित्रता है, चारों से बड़ा अच्छा व्यापार है, हमें एक कदम फूक फूक के रखना है। आप बताइएगा ना, श्रीलंका ने इस तरह का कदम उठाया, क्यों उठा पाया श्रीलंका? क्योंकि उसका कुछ एट स्टेक है ही नहीं। क्या श्रीलंका लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है? भारत है। हमें अपने भारतीयों का हित ध्यान में रखना है। क्या श्रीलंका के 1 करोड़ लोग इस समय गल्फ में हैं? भारत के हैं। हमें उनका हित भी ध्यान में रखना है। क्या श्रीलंका थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर वर्ल्ड में है? भारत है। इसलिए हमें इन सब का ध्यान रखना है। हमें फूक फूक के कदम रखना है कि ना कहू से दोस्ती, ना कहू से बैर। इसी को डिप्लोमेसी कहते हैं। हमने इससे भी नहीं बिगाड़नी, हमने उससे भी नहीं बिगाड़नी, हमने हर जगह से जी अपना, जिसको बोलते हैं, अपने हितों को साधना है। और भारत की जनता को जितना ज्यादा से ज्यादा हम लाभ पहुंचा सकते हैं, उसका हमने प्रयास करना है। और उसके बहुत से रोड मैप मोदी जी ने आज की अपनी वक्तव्य के अंदर दिए, जो शायद जगदीप जी की समझ में नहीं आए हों। आप आगे डिबेट में मुझे समय देंगे तो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ओपनिंग स्टेटमेंट में इतना ही कहूंगा कि जी भारत न यूएस के साथ है, न रशिया के साथ है। भारत सिर्फ शांति के साथ है, क्योंकि भारत बुद्ध का देश है, भारत युद्ध का देश नहीं है। यही कह के मैं ठीक अपने ओपनिंग स्टेटमेंट को विराम दूंगा, आगे डिबेट में और फैक्ट्स रखूंगा। ठीक है सर, मैं दोबारा करूंगा आपका, मैं करूंगा सोहेल काजमी सरकार, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपने दोनों हमारे स्पोक्स पर्सन को सुना है, आप इन दोनों के जो अपने वक्तव्य रखे हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं? और इन सब के बीच में मैं भी जोड़ देता हूं कि भारत की जो डिप्लोमेटिक रणनीति है वो कितनी प्रभावशाली है, कूटनीति कितनी प्रभावशाली है, और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज संसद के अंदर जिस तरह से बातें रखी गई हैं वो कितनी अहम थी। देखिए सर, पहले तो गुड इवनिंग आपको भी और मेरे को पैनलिस्ट जितने भाई हैं उनको भी। दूसरा ये कि दोनों पार्टीज ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन पूरी दुनिया में इरप्ट हो रही है, और उसको उसका उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आज ट्रंप ने जो 48 आवर्स का अल्टीमेटम ईरान को दिया था, आज उसने शाम को अभी 5 बजे वो खत्म होना था, जी तो उसने 5 दिन के लिए आ दिया अल्टीमेटम के 5 दिनों बाद मैं अल्टीमेटम देखूंगा। जब ट्रंप जैसा आदमी जो न्यूक्लियर पावर है, सुपर पावर है, वो अंडर प्रेशर है अमेरिकन से, मैं बाहर की बात नहीं करता हूं, अपने शहरियों से प्रेशर में है, अपनी यूएस जो कांग्रेस है उसके प्रेशर में है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका के प्रेशर में है, जितने एक्स प्रेसिडेंट, इंटेलेक्चुअल, सिविल सोसाइटी जितने मेंबर्स है उनके प्रेशर में है। तो मैं समझ सकता हूं कि हमें भी सोचना है। हम भी बिल्कुल ठीक कहा, 140 करोड़ का मुल्क है, 140 करोड़ कोई में से अमेरिका में उसके 6-7 अमेरिका निकलेंगे भारत की पॉपुलेशन में से, या पाकिस्तान जैसे मुल्क 5-6-7 निकल आएंगे। तो इस वक्त की रणनीति जो है मौजूदा स्थिति में, फिर भी उसके अलावा भी अभी ये जंग खत्म होती है, सीज फायर होगा, कौन मीडिएट करेगा, या ये जो जंग है ये पाकिस्तान ये चाइना और अमेरिका के बीच में ना चली जाए, इसकी तरफ भी समीकरण बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कल की स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर की है, और आज भी मैं सुन रहा था कि भैया 3 महीने का जो राशन है, जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है हर हाउस होल्ड के लिए, उसको आप उसका इंतजाम करके रखें, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उस पर हेल्प करेगी। देखिए पार्लियामेंट में, देखिए हम अपोजिशन है या ट्रेजरी बेंच से आपस में टकराव होता रहता है अच्छी बुरी नीतियों को लेके, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पूरे मुल्क का होता है, और पूरे मुल्क का देख रेख करना, उसका उसकी उसकी रणनीति जो है सियासी तौर हो या बाकी चीजों पे हो, उसका ध्यान रखना प्राइम मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव होता है, और कोई प्राइम मिनिस्टर भी हो, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि उस समीकरण को मेंटेन करने के लिए जो आज का स्टेटमेंट उनका आया है वो इनकरेजिंग है। और मैं देख रहा था परसों भी चौथ भी कि भैया कुछ मुल्क चाहते हैं, मैं अमूमन सुबह से शाम तक मैक्सिमम नेशनल डिबेट्स में बात कर रहा होता हूं, और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी जो लोग हैं हिंदुस्तान के, वो भी बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि भैया इंडिया कैन ऑल्सो बी मीडिएटर। जो छवि जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं मेरे भाई, कि भैया इंडिया की जो छवि है वो इतनी साफ सुथरी है कि हर मुल्क के साथ दोस्ती है, या हर मुल्क के साथ व्यापार है, या हर मुल्क के साथ जो भी चीजें हैं, मैं नहीं कहता हूं कि
मैं कह रहा हूं, ये वो लोग कह रहे हैं जो बाहर के लोग हैं कि ऐसा मुल्क जो मीडिएट करने की जिसको उस काबिल समझा जा सकता है, तो उसमें भारत भी आता है। तो कहने का मतलब है हमें अपने मुल्क पे फख्र होना चाहिए, और मुल्क की क़यादत जो भी हो, जिस टाइम पे जिसकी भी हो, उस पे भी हमें फख्र होना चाहिए। और इस उजड़ते हुए माहौल में पूरी दुनिया जो इसका जो सोचने में मजबूर हो चुकी है, और उसमें अगर भारत फिर भी अपने मुल्क का, अपनी आवाम का देख रेख के लिए कोई पॉलिसीज ला रही है, तो हमें उसको वेलकम करना चाहिए, और उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए हमें हमेशा समर्थन देना चाहिए। ठीक है सर, मैं दोबारा रुक करूंगा आपका, मैं रुक करूंगा जगदीप सिंह जी का। सर, मैं आपसे भी ये समझूंगा कि आखिर महंगाई तो बढ़ी नहीं, बेशक वैश्विक स्तर पर एक चिंता का विषय जरूर बना, पूरे विश्व के लिए बना, सिर्फ भारत के लिए नहीं बना, पर फिर भी भारत की जो इकोनॉमी है वो डाउन नहीं गई, वो वहीं पे ही है, स्टैंड कर रही है। तो आखिर मुश्किल कहाँ पे है? मतलब विपक्ष क्यों मानने को तैयार नहीं है, विपक्ष साथ में क्यों नहीं खड़ा है? साहिल जी, हालांकि दावा तो ये किया था भाजपा प्रवक्ता ने कि मैं पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दूंगा। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देकर और यूएसए की बात करके ये बताने की कोशिश की कि उनकी तुलना में हम कहाँ हैं। दूसरा, इन्होंने जहाजों की बात की। तीसरा, इन्होंने ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ये तीन बातें इनकी मुख्तसर रही। सबसे पहले तो मैं जरा ये स्पष्ट कर दूं, बराए मेहरबानी मैंने जितने तथ्य रखे हैं, बतौर एक प्रवक्ता ना होने के नाते आप एक नागरिक, सामान्य नागरिक के तौर पर जरा सोच कर देखें। आप अपनी तुलना ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हैं। आपको समुच्चय विपक्ष ने केवल ये कहा कि आप तटस्थ हो जाएं। आप 48 घंटे पहले इजराइल जाते हैं, एक ऐसा मेडल लेकर आते हैं जो उससे पहले या उसके बाद कभी किसी को मिलेगा, किसी को पता नहीं है। लेकिन हमला होता है, अगर आपको हमले के बारे में बताया गया तो ये आपकी कायरता है कि आपने इस पर कोई बात किसी से नहीं की। अगर नहीं बताया गया तो ये आप कितने बड़े डंकापति हैं, ये उसका उदाहरण है। दूसरी बात, मैं बार बार कह रहा हूं, जरा और स्पष्ट करके पूछता हूं, बराए मेहरबानी मुझे बताइए आखिर दिक्कत क्या है? एफस्टीन फाइल्स दिक्कत है? मोसाद का कोई प्रेशर है? आपके परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई दिक्कत है? दिक्कत क्या है? पहले वो टैरिफ लगाता है, जो 3% था उसको 18% करता है, भक्तजन जो है ताली पीटते हैं। तदुपरांत वही अमेरिका आपको ये डिक्टेट कर रहा है कि आप किससे तेल लेंगे। आपको 1 महीने की आज्ञा दी जाती है, आप चुप रहते हैं। आप खुद को हिंद महासागर का सबसे बड़ा पुरोधा बताते हैं। वहां पर जब ईरानियन छिप केवल युद्ध की प्रैक्टिस के लिए आता और स्वयं राजनाथ सिंह उसको चेयर करते हैं, उसको टारपीडो कर दिया जाता है। आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। 150 बच्चियों पर हमला होता है, बम गिराया जाता है, आप जवाब में कुछ नहीं कहते। दुनिया के एक देश के मैं आता हूँ डॉक्टर सर्वोच्च आशीष हांडा नेता सर की आपके हत्या पास। होती हत्या हो जाती है। आप सुन लीजिए ना, सुनने का मादा रखिएगा, इनको बोलिए। आप मुझे ये बताइए, किसी राष्ट्र नेता की हत्या हो, आकस्मिक निधन हो या स्वाभाविक मौत हो, अरे कम से कम शोक तो व्यक्त कर सकते थे। 6 दिन आपको लगे, आखिर दिक्कत क्या है? क्यों ब्लैकमेल हो रहे हैं आप? विपक्ष ने आपसे केवल ये कहा कि आप तटस्थ हो जाइए, लेकिन आप इजराइल में जाकर मदरलैंड और फादरलैंड की बात करते हैं। फिर आप विदेश नीति की बात करते हैं। साहिल जी, पूछिए इनसे जरा, मुझे ठीक है एक सर, देश बता दीजिए। मेरी बिल्कुल बात जवाब। 1 मिनट और दीजिएगा। जी सर, एक जी। देश बता दीजिए आपके साथ अफगानिस्तान और इजराइल के अलावा कौन खड़ा हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, बताइए। नेपाल हो, भूटान हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, मालदीव हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो। अरे कनाडा ने तो आप पर यह आरोप लगा दिया कि आपके गृह मंत्री के एक गैंगस्टर के साथ रिश्ते हैं। खुद अमेरिका ने आप पर अपने एक नागरिक की हत्या का आरोप लगाया। आपका एक राज अधिकारी उसमें फंसा हुआ है। आप मुझे ये बताइए, आपकी विदेश नीति का ये फालूदा बना कैसे? आप पाकिस्तान को कोसते हैं, पाकिस्तान को यूएन की चेयर मिलती है, उसको अध्यक्ष बनाया जाता है, उसको एंटी मिलिटेंसी और एंटी तालिबानी कमेटी की को चेयर दे दी जाती है। आप मुझे केवल ये बताइए, कहानियां मत सुनाइए, मैं सीधा पूछ रहा हूं, क्या आप इस बात का जवाब देंगे, जिस गुट निरपेक्षता की बात भारत आजादी के बाद से करता आया है? ना केवल हमने गुट निरपेक्षता की बात की, हमने उसमें लीड किया, और इसका मतलब सीधा था कि भारत ना एक के पक्ष में खड़ा होगा, ना दूसरे के पक्ष में खड़ा होगा। जो सही होगा उसको सही कहने की हिम्मत रखेगा,
जो गलत होगा उसको गलत कहने की कुवत रखेगा, लेकिन वो ठीक है आपके सर। पास है नहीं है। सर और आरोप मोदी जी के जो आरोप बहुत से फार्मूले लगा दिए सर आपने। ये मुद्दा मुद्दा अलग हो गया अभी पूरा ही। आपने आरोप ही आरोप लगा दिए सिर्फ। वो विदेश नीति की मैं बात हो इसलिए रही है, रोक मैं रहा था। विदेश नीति पे पूछ रहा हूँ, सवाल सर कीजिए। विदेश नीति से ना शुरू हुआ था सर, ये बात शुरू हुई थी जीडीपी के ऊपर। मैंने पूछा था जीडीपी कह रहे हैं ना वही हमारा स्टैंड डंका करेंगे। बज रहा है, डंकापति से पूछ लीजिए, डंकापति से पूछ लीजिए ठीक है ना सर, मैं पूछ विदेश लेता नीति हूँ। क्या है। जी डॉक्टर आशीष हांडा जी, बिल्कुल ही मतलब मुद्दे से हट जी, गए थे, पर आपको जवाब देने पड़ेंगे तो मैं आपको समझ जवाब दे दिए, सकता पर हूं, फिर मैं भी। समझ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं साहिल जी, मैं जी उनकी परेशानी समझ सकता हूं। इसलिए कि जब इंदिरा गांधी, नेहरू वगैरह को दो दो तीन तीन इंटरनेशनल अवार्ड्स में संतुष्टि करनी पड़े और मोदी को 29 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिल जाएं, तो वो अंदर की कसक जो है ना, वो कुलकुलाहट जो है, वो बाहर निकल के आती है। मैं समझ सकता हूं जब मोदी लॉन्गेस्ट सर्विंग हेड ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बन जाए और 8,931 दिन पूरे कर लें, रिकॉर्ड बना दें, तो जो अंदर की कुरकुराहट है ना, वो कैसे बाहर आएगी मैं समझ सकता हूं। वो इसलिए उनकी बौखलाहट का मैं बुरा नहीं मान रहा, उठ उठ के भी जाएंगे वो, कोई चिंता की बात नहीं है। जवाब भी नहीं होंगे, बेसिर पैर की बातें भी करेंगे, क्योंकि आज का जो मुद्दा था, मैं आपके दर्शकों को उस मुद्दे से भटकने ना देते हुए आपके दर्शकों को बता दूं, इनको मोदी जी के संबोधन में कुछ दिखा नहीं। क्यों? क्योंकि आंखें बंद करके जब कुछ देखेंगे तो दिखेगा कैसे? पहले से प्री कंसीव्ड आइडियाज हैं, और वो क्यों है मैंने अभी एक्सप्लेन किया। वरना इन्हें समझ में आ जाता कि मोदी जी जब कह रहे हैं कि हमारे पास पेट्रोलियम रिजर्व है 5.3 मिलियन मेट्रिक टन्स पहले से थे, और 6.5 मिलियन मेट्रिक टन्स हमने पेट्रोलियम के और रख लिए हैं। आज की डेट में हमारे पास 11.8 मिलियन मेट्रिक टन्स पेट्रोलियम रिजर्व हैं। तो हर भारतीय को संतुष्टि देने का वो प्रयास कर रहे हैं कि भैया चिंता मत करो, तुम्हारी सरकार तुम्हारे साथ है। जब वो ये कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ पे कोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो है ना, 75% हमारी इंडियन इकोनॉमी इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, और इलेक्ट्रिसिटी का मेजर जो सोर्स है वो कोल है। और जब वो कहते हैं कि आज की डेट में हम 210 मिलियन टन का रिजर्व रख के बैठे हैं, और पिछले साल जो हमने कोल की प्रोडक्शन करी वो 1047 मिलियन टन थी, जो कि उससे अब 13-14 को कंपेयर करें तो सिर्फ 566 मिलियन टन थी। यानी हमने इन 10-11 सालों में कोल की प्रोडक्शन को डबल कर दिया। तो इनकी कुलकुलाहट जायज है, आप समझिएगा। एक्चुअली मोदी जी ने सारी बातें बहुत क्लियरली कही। मोदी जी ने यह कहा कि ये एक विकट परिस्थिति है, इसमें हमें ऑपोजिशन का संयम और सहयोग चाहिए। अब ये दोनों चीज देना इनके बस की बात नहीं है। फिर मोदी जी ने यह भी कहा कि इस विकट परिस्थिति में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो हमें किसी की भी साइड नहीं लेते हुए एक न्यूट्रल पाथ को ऑब्जर्व करना है, और इसीलिए देखिएगा हमने ईरान के लीडर की डेथ का भी कंडेमनेशन किया, लेकिन उपयुक्त समय पे किया। हमने ईरान के शिप्स को भी सेफ हार्बर दिया, लेकिन उपयुक्त समय पे दिया। हमने ईरान द्वारा स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे जो शिप्स को अटैक किया गया उसका कंडेमनेशन भी किया, मगर उपयुक्त समय पे किया। ये फॉरेन डिप्लोमेसी का टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और मोदी जी ने यह भी कहा कि हमको जब शिफ्ट करना है, हमें अब एनर्जी नीड्स को रिप्लेनिशेबल से चेंज करना है नॉन रिप्लेनिशेबल से। अब उसके लिए उन्होंने बताया कि हमने इलेक्ट्रिक बसेस को बढ़ावा दे रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक ट्रेन्स को बढ़ावा दे रहे हैं, और सिर्फ उसकी वजह से लाखों टन कोयले की बचत हुई। तो इनकी समझ में नहीं आता, क्योंकि उतनी समझ रखने के लिए बात को ध्यान से सुनना भी तो पड़ेगा। फिर जब वो अपने आप में कहते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी हम ऐसे में बरकरार रखे हुए हैं, एक ऐसा देश जिससे उम्मीद की जाती थी कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, वहां तो 3 दिन में त्राहिमाम मच जाएगा, और वो आज इतने दिन बाद भी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज पेट्रोल डीजल के रेट 30-30, 40-40% बढ़ा देती हैं, लेकिन 1 रुपए का इफेक्ट अपने सिटीजन्स पे मोदी जी नहीं आने देते। ये बात इनको भी हजम नहीं होगी, और इनके साथियों को पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, शायद किसी को भी हजम नहीं हो रही होगी कि कैसे इतना इफेक्टिवली मोदी जी ने ये मैनेज कर लिया। और जी मोदी जी ने इसका पैरेलल भी दिया कि कोरोना के टाइम पे भी हम सब ने मिलके ये विकट परिस्थितियों का सामना किया और विजयी हुए, और आज भी हम यही करेंगे। लेकिन ना ये कोरोना के टाइम पे हमारे साथ थे, ना ये आज हमारे साथ हैं। और दिक्कत ये है, हमारे साथ ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोदी का विरोध करते करते जब ये देश का विरोध करने लग जाते हैं, जब ये कोरोना वैक्सीन को मोदी की वैक्सीन कहने लग जाते हैं, ना ठीक है सर। लगवाने का एडवाइस करने लग जाते हैं, हमारी सर्जिकल स्ट्राइक्स को ये कहते हैं चील कौए मार दिए, सेना पे अविश्वास करते हैं, तो ऐसे में अब भी जब इनको वॉर टाइम में देश के साथ खड़े होना चाहिए, सरकार के साथ खड़े होना चाहिए,
नेतन्याहू का जो ऑपोजिशन का लीडर है वहां पे इजराइल का, उसका स्टेटमेंट यूट्यूब पे जाके देख लें। उस वीडियो में उन्होंने कहा है कि मैं कट्टर विरोधी हूं नेतन्याहू का, लेकिन इस समय जबकि मेरा देश लड़ाई की आग में झुलस रहा है, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूं। और जी यहां पे मोदी जी आंच नहीं आने दे रहे अपने किसी नागरिक के ऊपर। ऑलरेडी 4.25 लाख नागरिक गल्फ कंट्री से हमारे वापस बुलाए जा चुके हैं। इतनी हॉटलाइंस, इतनी एम्बेसीज में सारा कुछ मेंटेन किया जा रहा है, प्रेशर कहीं सिटीजन पे नहीं आने दे रहे। जी लेकिन इसके बावजूद विपक्ष है कि इनको जो पुराने जमाने की पिक्चरों में वो मंथरा, कैकई, ललिता पवार, वो इस तरह की रुदाली के रोल करने के लिए कोई लोग रखे जाते थे ना, जिन्होंने कुछ भी हो उनका एक ही काम है और वो है पिट स्यापा मचाना, हाय करना, छाती पीटना। इनको वही ठीक करना है, ठीक है सर, इनको कुछ अच्छा देखना ही नहीं है। ठीक। मैं रुक करूंगा दोबारा आपका, मैं सोहेल काज़मी सरकार को करना चाहूंगा सर। बात मुद्दे पे आ जाते हैं, क्योंकि ये कुछ बातें भाजपा के प्रवक्ता ने भी मुद्दे की रखी हैं, और कुछ कांग्रेस के प्रवक्ता जो है जगदीप सिंह, उन्होंने भी रखी हैं। पर उसके बाद भी मुद्दे से दोनों थोड़ा सा हट जाते हैं, तो वो बात वहीं पे आ जाए तो अच्छी बात है। क्या वैश्विक गठबंधन बदलते नजर आ रही हैं? क्या तेल कीमतें बढ़ेंगी? क्या ये संघर्ष वैश्विक युद्ध का रूप ले सकता है? भारत को आगे की रणनीति क्या अपनानी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है? देखिए, भगवान करे, खुदा करे कि ये जंग कहीं ना कहीं इसकी मीडिएशन शुरू हो जाए। जंगें किसी भी मसले का हल नहीं होती हैं, और जब जंगें बढ़ती हैं, और आज जंगों का जो रूपरेखा है वो सब न्यूक्लियर है, तो कोशिश यही कीजिए और दुआ कीजिए, बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, इंसानियत जिंदा रहेगी तो बाद में पार्टियां शार्टियां भी जिंदा रहेगी। लेकिन यह है कि जिस तरह का रख रखाव मोदी जी ने कह दिया, और जिस तरह की अप्रीहेंशन हम देख रहे हैं, कि दुआ यही कीजिए कि रुक जाए। लेकिन अगर ये बढ़ जाती है तो फिर उसका असर भारत पे भी पड़ेगा। भारत भी हर चीज बनाता नहीं है। हम 40% गैस, जिसकी तरफ सर ने इशारा किया, बनाते हैं, वो भी अभी कुछ सालों से हम 40% पे पहुंचे हैं, तो 60% हम बाहर से लेते हैं। और मैं अभी आपको ये भी बता दूं, स्टेट ऑफ हार्मोज में सिर्फ ऑयल और गैस ही नहीं है। आज मैं पढ़ रहा था और देख रहा था, उसके नीचे की जो तारे हैं, समुद्र की लहरों के नीचे जो तारे हैं, वो पूरे डिजिटल वर्ल्ड को चलाती है। आपके इंटरनेट सब जो है स्टेट ऑफ हार्मोज के समुद्रों के नीचे से उसकी पाइपलाइन बिछी हुई है। अगर खुदा ना खास्ता वो बंद रहता है या कुछ ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है, तो सारी दुनिया जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगी एक दूसरे से। तो बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन पूरी दुनिया में हो जाएगी। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर ट्रंप ने 5 दिन इसको एक्सीड किया है अपने अल्टीमेटम को, तो शायद एक सोच डेवलप हुई है उन लोगों की या उन इंटेलेक्चुअल्स की अमेरिका में भी, जी जो प्रेशराइज कर रही है ट्रंप को भी कि भैया बीच का रास्ता पकड़ो, ट्वीट करो जैसे ऑपरेशन सिंदूर में किया था, यहां भी ट्वीट करो हमने जंग जीत ली, ये कर लिया, वो कर लिया, ताकि दुनिया बिल्कुल अमन अमान में दोबारा वापस आ जाए। और जो भी एग्रीमेंट्स हैं टेबल पे हों, जो ईरान की शर्तें हैं वो ईरान तक रखो, और जो अमेरिका ने अपना दबदबा बना के रखना है कायम दायम, उस पर पूरी दुनिया चले। इसकी हमें दुआ करनी चाहिए और आशावादी रहना चाहिए, क्योंकि कहीं भी नुकसान होगा वो इंसानियत का नुकसान होता है, वो किसी पार्टी या मजहब का नुकसान नहीं होता है। ईरान ने एक ट्रेंड सेट कर दिया, पूरी दुनिया में बता दिया कि भैया ओपिनियन बदलने के लिए ये तरीकाकार है। कल ईद का त्योहार था, मैं आप सबको ईद की मुबारक देता हूं। हमारे में भी शिया सुन्नी, ये अमेरिका हमारा डायरेक्टर रहा है, और सऊदी अरेबिया को हमेशा प्रोड्यूसर बना के रखा कि भैया इस्लाम के टुकड़े टुकड़े कर दो। लेकिन ईरान ने कल बता दिया ईद के दिन आपको, हर मस्जिद में जहां हमारी औरतें बहनें कभी नमाज पढ़ने नहीं जाती थी, कल पूरी दुनिया में, खासकर पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी, जो आसम मुनीर फिर शिया सुन्नी की बकवास शुरू कर रहा था, जी वहां भी नमाज जो हुई है बड़ी बड़ी दरगाहों में, ईदगाहों में, वो सिर्फ अमन अमान के लिए हुई है, ईरान के लिए हुई है। तो इसलिए इंसानियत के लिए दुआ कीजिए, हम सब उसके लिए हाथ उठा के दुआ करें, और ये सब चीजें जो है जल्दी जल्दी खत्म हो, और सामान्य जीवन में पूरा यूनिवर्स जो है वो चले। और भारत जो है वो बहुत अच्छी डगर पे चल रहा है। कल कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, ये उसकी डोर इनके हाथ में आ जाएगी। तो एक दूसरे को अक्यूज करने से सिस्टम नहीं होता है, अक्यूजिशन से मुल्क नहीं चलते हैं। मुल्क एक रहबर से चलते हैं, जो खामनाई ने बताया आपको कि वो खामनाई सर पे कफन बांध के सुबह शाम अपने पुराने से घर में रहता था। क्योंकि मैं भी शिया हूं, मैं आपको उस चीजों को बता रहा हूं, और हमेशा करबला का वाकया 1400 साल पुराना अपने बच्चों से, बुजुर्गों से, बीच वाले वर्ग के लोगों से डिस्कस करता था कि मुल्क पहले है,
अपना मजहब पहले है, अपनी सभ्यता पहले है, अपनी सिविलाइजेशन पहले है, और वो आज कायल कर गया पूरी दुनिया को ये समझा के, और खुद तो चला गया, लेकिन ये चीज सोचने पे मजबूर कर दी कि आपका कल्चर है, सिविलाइजेशन है, तो आपका मुल्क है। अगर ये डैमेज होगा तो आपका नाम लेने वाला आने वाली जनरेशन में कोई नहीं होगा। तो विद दीज वर्ड सर, हम दुआ गो है कि अमन अमान जो है प्रिवेल करे पूरी दुनिया में। सर समय कम है मेरे पास, डॉक्टर सिंह मेरे समय कम है, पर मैं फिर भी 30 सेकंड लूंगा अपना। जगदीप सिंह जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। देखिए, क्लोजिंग कमेंट ये है कि जिनकी रगों में बुजदिली हो वो सिवाय कहा। संपर्क कट गया मेरा उनके साथ, पर बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अपनी बात काफी अहम बातें रखी है हमारे साथ। तो साफ है कि ये पश्चिम एशिया का ये संकट सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। एक तरफ भारतीयों की सुरक्षा और ऊर्जा जरूरतों की चुनौती है, तो दूसरी तरफ कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की बड़ी परीक्षा जो चल रही है। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया, भरोसा भी दिलाया कि हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन हालत तेजी से बदल रही है। अब सवाल यही है कि क्या कूटनीति संकट को थाम पाएगी, या आने वाले दिनों में चुनौतियां और बढ़ेंगी। देश और दुनिया की नजरें अब हर अगले कदम पर टिकी हुई हैं। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। The reason I chose SP Smart School is because it prepared me for my boards examination as well as for my competitive examinations. The previous year results have been a testament of this statement. With over 18 positions, 700 distinctions and the UT topper being from our school is our huge pride. The results of the competitive examinations have also been commendable. The students who are not a part of SP Smart School program have no idea what they are missing out on. Transforming education through life skills and lifestyle learning. Beyond books, excellence in sports, NCC and co-curricular activities. At Kingstar, every facility speaks of quality and commitment. From professional cricket grounds to advanced indoor setups, Kingstar provides everything a young sportsperson needs to perform at the highest level. With commerce and humanities, we lay the foundation of careers in finance, business, and the social and governance sector. Building leaders in finance and business. Shaping leaders in society and governance. Highest positions in boards and competitive. NEET Sure for medical students, GE Sure for non-medical students, and direct programs for commerce and arts. Turning medical dreams into NEET success. 100 plus SP Smartians on the path to becoming doctors. Admissions are open for classes 11 and 12 in medical, non-medical, arts and commerce streams. SP Smart School. Visit our campuses to register.